नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सुल्तानपुर से खबर सामने आ रही है। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। मानहानि केस में कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। कोर्ट में राहुल गांधी ने दर्ज कराया बयान। कोर्ट में राहुल गांधी ने दर्ज कराया बयान। राहुल गांधी ने आरोपों से किया इनकार। राहुल गांधी ने आरोपों से किया इनकार। मेरी छवि खराब करने की कोशिश राहुल की तरफ से ये बयान सामने आया है। मामले में अब 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। तो सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। राहुल गांधी ने आरोपों से किया इनकार। मेरी छवि खराब करने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से बयान सामने आया है। वही मामले में अब 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। सुल्तानपुर से खबर। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद बाय रोड सुल्तानपुर हुए थे रवाना। सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। और इसी खबर पर सुल्तानपुर से हमारे साथ संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी शैलेश, राहुल गांधी जिस तरह से कोर्ट में पेश हो चुके हैं और साथ ही साथ उनका बयान भी सामने आया है, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? निश्चित तौर पर मैं बता दूं, सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी उपस्थित हुए, जहां पर उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया और उन्होंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा किया जा रहा है और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। बहरहाल कोर्ट ने उनके बयान को रिकॉर्ड कराते हुए, दर्ज कराते हुए आगामी डेट 12 अगस्त लगा दी है। आपको बता दें, विपक्षी पक्ष का भी गवाह पेश होगा 12 अगस्त को, जिसमें उसके भी बयान दर्ज किए जाएंगे और 12 अगस्त को ही अगली सुनवाई होगी और निर्णय होगा उसके बाद। जी बिल्कुल, तो 12 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी। साथ ही साथ इस बयान से उन्होंने इनकार किया है। जी निश्चित तौर पे उन्होंने कहा है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए विपक्ष द्वारा ऐसे कृत्य किया जा रहा है। आपको बता दें, करीब 6 साल पुराने मामले में अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसकी सुनवाई लगातार चल रही है और पिछले 20 फरवरी को भी सुल्तानपुर के एमएलए कोर्ट में राहुल उपस्थित हुए थे, जहां पर उन्हें 25-25 हजार की 2 मुचलकों पर जमानत दे दी गई थी। उसके बाद 2 मार्च डेट लगा दी गई थी। उसके बाद से लगातार डेटें पड़ रही थी, जिसपे राहुल गांधी आ नहीं पा रहे थे। कोई न कोई कारण पड़ जाता था, तो डेट जो है आज 26 जुलाई लगाई गई, जिसमें वो हाजिर हुए। उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया और उन्होंने कोर्ट के सामने ये कहा कि सस्ती लोकप्रियता के चलते उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। जी बिल्कुल शैलेश, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से राहुल गांधी का बयान सामने आया है, खुद की छवि खराब करने की बात की है। दूसरे पक्ष के वकीलों की बात करें तो क्या कुछ दलील दी गई उनकी तरफ से? जी, उनका ऑब्जेक्शन करते हुए उनके वकील ने कहा है कि मेरे पास जो गवाह है उनको भी बयान दर्ज करने का अवसर दिया जाए। कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए आगामी 12 अगस्त को डेट लगाई है, जिनमें उनके विपक्षी पक्ष के जी बिल्कुल शैलेश, शैलेश आपको यहाँ पर बीच में रोकेंगे। हमारे साथ काशी प्रसाद शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, राहुल गांधी के वकील हैं। सीधे उनसे बातचीत कर लेते हैं। इंडिया वॉइस पे स्वागत है आपका। काशी जी, क्या कुछ दलील वहाँ पर रखी गई और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा कोर्ट में? न्यायालय द्वारा उनसे पूछा गया कि आपने कर्नाटक राज्य में चुनाव के दरमियान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध आपने अपमानजनक टिप्पणी किया था। इस प्रश्न पर माननीय राहुल जी ने कहा कि मैं अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को इनकार करता हूं और मेरे वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अवमान के शब्द मैंने नहीं कहे हैं। मेरे विरुद्ध ये मुकदमा राजनीतिक दुर्भाव से प्रेरित होकर के झूठा मुकदमा मेरी तथा मेरी पार्टी की छवि को प्रतिष्ठा को नष्ट करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्वक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से झूठा मुकदमा कायम किया गया है। ये उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है। जी बिल्कुल, तो ये बयान उन्होंने दर्ज कराया है। अगली तारीख अगस्त महीने की दी गई है इस पूरे मामले में। जी हाँ, अगली सुनवाई 12 अगस्त 2024 को मामला अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में दूसरे पक्ष के वकीलों का क्या कुछ कहना था और उसको किस तरह से खारिज करते हैं आप? मैं कहना चाहूंगा कि आज चूंकि माननीय राहुल जी के बयान दर्ज करने के विषय में कार्यवाही थी, इसमें विपक्षी अधिवक्ता या परिवादी का कोई इसमें कहने का या सुनने का कोई रोल नहीं था।
जी बिल्कुल काशी जी, 12 अगस्त की जो तारीख दी गई है उसमें राहुल गांधी को पेश होना है, उसको लेकर क्या कुछ कहना? अगली तारीख 12 अगस्त जो दी गई है उस तारीख को अथवा अन्य किसी भी तारीख पर राहुल जी को पेश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंडर सेक्शन 205 सीआरपीसी के अंतर्गत टिल फर्दर प्रोसीडिंग एट लास्ट तक राहुल गांधी की जो पर्सनल अपीयरेंस है वो एग्जाम कोर्ट द्वारा की गई है। जी बिल्कुल काशी प्रसाद जी, इसके अलावा इसी तरह के केस में राहुल गांधी को पहले भी सजा मिल चुकी है जब संसद से उनकी सदस्यता को निरस्त किया गया था। इस बार क्या कुछ उम्मीदें आपकी हैं? देखिए, ऐसा है, पहले के मुकदमे में क्या हुआ, वो मुकदमा मेरे द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन उन मुकदमे के तथ्यों की जानकारी मुझे है। जहाँ तक मैं इस मुकदमे की बात है, इस मुकदमे में माननीय राहुल जी के विरुद्ध ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे कहा जा सके उन्होंने किसी तरीके से अपमानजनक टिप्पणी जो है किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मामले में राहुल जी पूर्णतः निर्दोष साबित होंगे और बाइज्जत बरी होंगे। जी बिल्कुल, तो इसका मतलब है आप जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। 12 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। निसंदेह माननीय राहुल जी न्यायालय की बहुत इज्जत करते हैं और उन्होंने वचन दिया था कि न्यायालय के सम्मान करते हैं, न्यायालय के आदेश के अनुसार उपस्थित रहेंगे और संसद की कार्यवाही के चलते के दरमियान और न्यायालय में उपस्थित हुए उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। जिस तरीके से माननीय राहुल जी न्यायालय का सम्मान करते हैं, मैं समझता हूँ कि हर नागरिक को न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और उसी सम्मान में मैं भी न्यायालय का सम्मान करता हूं। और ऊपर वाले प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अपनी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में लड़ रहा हूं राहुल जी के साथ, उस लड़ाई में कामयाब होऊंगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद और आशा है। जी बिल्कुल काशी प्रसाद जी, इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी पेशी के दौरान पेश हुए, साथ ही साथ अपना बयान भी उन्होंने दर्ज कराया। काशी प्रसाद शुक्ला, राहुल गांधी के वकील से हम बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि पूरी जानकारी के साथ और जिस तरह से राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराया है, पूरे जोश खरोश के साथ इस पक्ष को वो कोर्ट में रखते हुए नजर आएंगे। अगली तारीख 12 अगस्त की दी गई है। साफ तौर पर राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने किसी तरह से किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और इसी के साथ काशी प्रसाद शुक्ला जी का ये भी कहना है कि पुरजोर तरीके से राहुल गांधी का पक्ष वो कोर्ट में रखेंगे और उन्हें उम्मीद है कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से राहत आगे आने वाले समय में मिलेगी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। वहीं 27 जुलाई को पीएम की अगुवाई में होगी बैठक। 27 जुलाई को पीएम की अगुवाई में होनी है बैठक। नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी से भी कर सकते हैं मुलाकात। तो दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। सीएम योगी की मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अंतरकलह को लेकर लगातार खबरें राजनीतिक गलियारों में तैरती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की खबर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली जाना कई अटकलों को साथ लेकर आया है। देखना ये होगा कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। 27 जुलाई को पीएम की अगुवाई में होगी बैठक। तो दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली दौरे पर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, 2 दिवसीय दौरे पर हैं। 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान भी बने हुए हैं। जी प्रियम, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लखनऊ में जिस तरह की राजनीतिक खबरें तैर रही हैं, उस बीच मुख्यमंत्री का दिल्ली पहुंचना क्या कुछ अटकलें लेकर आ रहा है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय दिल्ली का दौरा है और जो कई मायनों में अहम है। सबसे अहम कि कल वो नीति आयोग की बैठक होगी, उसमें वो शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम मीट का एक आयोजन किया गया है, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो शामिल होंगे। और माना जा रहा है कि इस दिल्ली दौरे के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इन दिनों जिस तरीके से संगठन के अंदर जो है वो हलचल देखने को मिल रही है, जो
बगावती सुर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो उसको लेकर माना जा रहा है कि सीएम योगी जो है शीर्ष नेतृत्व के साथ में इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर सकते हैं। और सबसे अहम प्रियंका इस दौरे के दौरान जो रहने वाला है, इससे पहले भूपेंद्र चौधरी जो थे प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी थी कि प्रदेश के अंदर जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर हार की क्या कुछ वजह रही, उसकी रिपोर्ट उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को सौंपी थी। और अब माना जा रहा है कि इस हार की वजह को लेकर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी है और इस रिपोर्ट को वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर हार की क्या कुछ वजह रही हैं, कहाँ पर पार्टी के अंदर अंतरकला रही है, किस वजह से जो लोग थे अंतर्घात जिन लोगों ने किया है, उसको लेकर पूरी लिस्ट जो है वो कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भी तैयार करी है और उसको भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप सकते हैं। इससे पहले आप देखें सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर मंडलवार तरीके से समीक्षा करी है, वहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, यानी जो जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं सरकार में, उन सबको बुलाया, उन सबके साथ में फीडबैक लिया और उनके क्षेत्रों में हार की जो वजह रही है उसके कारणों को पूछा और उसको जानने का कहीं ना कहीं प्रयास किया। और जिस तरीके से पिछले दिनों देखने को मिला है, केशव प्रसाद मौर्य की एक नाराजगी साफ तौर पर कह सकते हैं देखने को मिली है। जब कार्य समिति की बैठक लखनऊ में आयोजित हुई तो उस समय भी उन्होंने एक बयान दिया था कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। उसके बाद कहीं ना कहीं इस अफवाह को और भी कह सकते हैं तूल मिला और कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके के जो बयान हैं वो देखने को मिले हैं। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जाते हैं, वहाँ पर जाकर शीर्ष नेतृत्व से वो मुलाकात करते हैं। उसके बाद में ओम प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद हों, जितने भी सहयोगी दल हैं बीजेपी के, वो जाके केशव प्रसाद मौर्य से उनके आवास पर मुलाकात करते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं बता रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके अलावा सबसे अहम जो प्रियंका, कल प्रयागराज मंडल की सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बैठक बुलाई थी जिसमें समीक्षा की जा रही थी कि हार के कारण क्या कुछ रहे हैं, आगे की क्या कुछ रणनीति बनाई जानी है। और उसमें सभी जो प्रयागराज मंडल के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, एमएलसी हों, उनको बुलाया गया था। और जो जानकारी है केशव प्रसाद मौर्य को भी इन्विटेशन भेजा गया था, लेकिन वो इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। इससे पहले अगर आप देखें तो पिछली कई कैबिनेट बैठक में भी वो शामिल नहीं हुए हैं, यानी कि उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ से काफ़ी दूरियां बना ली हैं और ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसीलिए माना जा रहा है कि संगठन के अंदर जो हलचल है वो काफ़ी तेज है और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, चाहे वो अमित शाह से मिलेंगे या जेपी नड्डा से जब मुलाकात होगी, तो उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन के बीच में जो हलचल है उसको लेकर वो अपनी बात भी रख सकते हैं। प्रियंका जी बिल्कुल, हमारे साथ अजय भी बने हुए हैं दिल्ली से। अजय, दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, यूपी में आपने सुना कि किस तरह की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। हालांकि नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन पीएम से मुलाकात क्या रंग लेकर आ सकती है? जी अजय, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। प्रियम हमारे साथ लगातार बने हुए। जी प्रियम, नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। ये तो रूटीन बात हो गई कि नीति आयोग की बैठक में तमाम योजनाओं के बारे में चर्चा और विचार विमर्श होना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कितनी अहम मानी जा सकती है? देखिए, कई मायनों में अहम है। साफ तौर पर पहले तो नीति आयोग की ये बैठक होनी है, उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर वहाँ पर वो जो है शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हुए योगी आदित्यनाथ जो है वो नजर आएंगे। सबसे अहम जो ये दौरा है वो, चूँकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि राजनीतिक हलचल के बीच में जिस तरीके से इन दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन के अंदर हलचल देखने को मिल रही है, जो पार्टी के अंदर बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं अब इस बात का आरोप लगाते साफ तौर पर सरकार पर नजर आ रहे हैं कि सरकार के अंदर अधिकारी उनकी किसी भी बात को सुनते नहीं हैं और इस बात को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद में काफ़ी तेजी के साथ में देखा जा रहा है। तो ऐसे में शीर्ष नेतृत्व तक भी ये बात पहुंची है, तो वहाँ पर भी क्या कुछ वजह रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं, क्या कुछ बातें रखते हैं, हार के जो कारण रहे हैं लोकसभा चुनाव में उसकी क्या कुछ वजह रही हैं। क्योंकि 2014 में आप देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा, 2019 में परफॉर्मेंस रहा तो काफ़ी बेहतर था, लेकिन अचानक से 2024 के लोकसभा चुनाव में जो ये पूरा माहौल था वो एकदम से बदला और बीजेपी को जितनी उम्मीद थी उससे काफ़ी हद तक कह सकते निराशा जो है वो हाथ लगी। 80 में 80 जीतने की जो बात है वो बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुमत भर की भी जो सीटें हैं कह सकते हैं या जो विपक्षी पार्टी है, मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी थी, इंडिया गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ी, उसके बराबर भी सीटें नहीं ला सकी। तो ये इसके पीछे की क्या कुछ वजह रही और जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए तो विपक्ष का जो मनोबल बढ़ा है और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, उसमें क्या समीकरणों को साधा जाएगा, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे, जी बिल्कुल प्रियम, बीजेपी की तरफ से जो है क्या कुछ रणनीति
प्रियम आपके पास आते हैं, वापस हम लौटकर हमारे साथ अजय भी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अजय, दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की इस समय की स्थिति के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जब पहुंच रहे हैं, नीति आयोग की बैठक में योजनाओं को लेकर बातचीत करेंगे, जैसा कि प्रियम बता रहे थे, वो तो एक बात है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कितनी अहम हो सकती है, क्या कुछ निकल कर आ सकता है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, ये बताते हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं और लगातार कहीं जब वो दिल्ली आए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए कहीं ना तोहफा जरूर लेके गए हैं, और जिस तरह आज वो दिल्ली पहुंचे हैं और लगातार जो नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल में जब बजट पेश हुआ तो कहीं ना कहीं जो बजट को लेकर चर्चाएं थी उसमें कहीं ना कहीं बात रखे गए थे, लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश में विकास की बात करें, योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश को अच्छी सरकार की तरफ चला रहे हैं, जनता का अच्छा होता, लेकिन साथ में बात करें वही सवाल खड़ा होता कि जो कुछ दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर खलबली मची हुई है कि कोई ना कहीं योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात कही जाती है, कहीं कुछ बदलाव की बात कही जाती है, या फिर योगीनाथ को बिल्कुल वहां से खत्म करने की बात करें, लेकिन ऐसा नहीं सामने आ रहा, कुछ भी कोई साफ योगी आदित्यनाथ साफ कर दिया कि ऐसी बात नहीं है। जो डिप्टी सीएम है वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तो देखिए जो अहम बैठक होगी वो कहीं ना कहीं एक मुद्दे पर बहस की जाएगी, क्योंकि आने वाले समय का चुनाव है और उसमें भी कई मुद्दे से लगातार यही है कि प्रधानमंत्री जब योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं तो उनकी जो मुलाकात भेंट होती है वो कहीं ना कहीं अलग ही दर्शाते हैं कि आखिरकार जो उनका प्रेम भाव है दोनों का वो अलग देखने को मिलता है, उसमें विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं सवाल जो खड़ा करता है। तो देखना है कि जिस तरह से योजना को लेकर के विकास किस तरह से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, वहाँ के रोजगार कैसे आगे बढ़ाना है, लोगों को नौकरी कैसे देनी है, इन तमाम बातों पर चर्चा योगी आदित्यनाथ अपने साथ दिल्ली आकर करते हैं और वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को मिलता है। तो देखिए जो मीटिंग की जाएगी वो काफी अहम बैठक की जा रही है। वही बता दें कि दिल्ली के अंदर दो दिवसीय बैठक मोहन भागवत की भी चल रही है, हो सकता है मोहन भागवत जी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि संघ के साथ लगातार उनका अच्छा संबंध रहा है, वो लगातार उनसे बातचीत करते रहते हैं। तो देखिए दो बैठकें बहुत जरूरी हो गई है, एक प्रधानमंत्री से और होता है मोहन भागवत से। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो योगी आदित्यनाथ है यूपी के अंदर जिस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन चुनावों का अगर बात करें, जिस तरह लोकसभा चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर काफी कुछ हार का सामना देखना पड़ा, उस पर भी मंथन किया गया था, लेकिन अब जिस तरह से बैठक की जाएगी तो एक बहुत बड़ा फैसला लिया जी। अजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। प्रियम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। सीएम कार्यालय ने एलडीए से मांगी रिपोर्ट। एलडीए से भूमाफिया की जमीन पर मांगी गई रिपोर्ट। समिति को जमीन देने के प्रकरण में रिपोर्ट मांगी गई। जमीन देने के मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट की गई तलब। सहकारी समिति को अरबों की जमीन देने का मामला। वहीं सीएम कार्यालय ने मामले में उपाध्यक्ष को भेजा पत्र। सीएम कार्यालय में मामले में उपाध्यक्ष को भेजा पत्र। कार्रवाई करने, अवगत कराए जाने के निर्देश किए जारी। एलडीए ने समिति का किया गठन। रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई। जमीन देने के मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई। सहकारी समिति को अरबों की जमीन देने का मामला। भूमाफिया की जमीन पर रिपोर्ट तलब। एलडीए से भूमाफिया की जमीन पर मांगी गई रिपोर्ट। समिति को जमीन देने के प्रकरण में रिपोर्ट की गई तलब। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता कृष्णा मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। जी कृष्णा, जिस तरह से रिपोर्ट तलब की गई है, समिति को जमीन देने के मामले में ये रिपोर्ट तलब की गई, क्या कुछ पूरी जानकारी है और किस तरह से आगे की कार्रवाई होगी? देखिए प्रियंका, ये खबर है कि जो द हिमालयन सहकारी समिति और एक निर्बल वर्ग सहकारी समिति है, जिसको जो है एलडीए के द्वारा अरबों रुपए की ज़मीन आवंटित की गई थी, उसके बाद एक निजी अखबार में जब ये खबर छपी तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस खबर को संज्ञान में लेते हुए और एलडीए से जवाब तलब किया था। उसके बाद जो है एलडीए ने जवाब दिया है और जो है मुख्यमंत्री कार्यालय को बताया गया है कि जिस जो ये पूरी ज़मीन की जो ये पूरा मामला है, इसको जो आवास आयुक्त हैं डॉक्टर बलकार सिंह इसकी जांच कर रहे हैं और जांच के बाद इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। वहीं पर अगर एलडीए के सचिव विवेक कुमार श्रीवास्तव की बात करें तो विवेक कुमार श्रीवास्तव ने कहा है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय को विवेक कुमार श्रीवास्तव ने पत्र लिखा है और उसमें बताया है कि इसमें जांच किया जा रहा है। जांच के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और एलडीए इस जो है पूरी घटना को लेकर काफ़ी सतर्क भी दिखाई दे रहा है। तो जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार जो भूमाफिया थे, भूमाफियाओं
जी बिल्कुल कृष्णा, तो जिस तरह से रिपोर्ट तलब की गई और उसके बाद जवाब मांगा गया है, एलडीए इस पूरे मामले में जिस तरह से जमीन आवंटित की गई थी, क्या कुछ आगे की जानकारी निकल कर सामने आ रही है और रिपोर्ट में क्या कुछ आ सकता है? प्रियंका, अभी इसकी जांच की जा रही है। जो बलकार सिंह हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद वो आवास आयुक्त हैं, वो अपनी रिपोर्ट एलडीए को सौंपेंगे और एलडीए फिर उस पर कार्रवाई करेगी। एलडीए ने जो मुख्यमंत्री के यहाँ से जो जवाब मांगा गया था उसमें पत्र के माध्यम से बताया है कि जिस निजी अखबार में ये खबर छपी गई थी उस अखबार को कोट करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एलडीए इस मामले को लेकर अब जो है पूरी तरीके से जो है हरकत में आ गया है और एलडीए साफ तौर पर ये मुख्यमंत्री कार्यालय को ये रिपोर्ट अपनी सौंप चुका है कि जैसे जी इस जांच कृष्णा, की इसके रिपोर्ट अलावा सामने ये आती है जमीन तो किसके द्वारा आवंटित की गई थी? ये जमीन देखिए एलडीए के द्वारा आवंटित की गई थी, इसीलिए एलडीए के जो अधिकारी हैं, जो सचिव विवेक कुमार श्रीवास्तव हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कर्मचारी इसमें संलिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय से जिस तरीके से जवाब तलब किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भूमाफियाओं को लेकर जो है सतर्क रही है, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो एंटी भूमाफिया एक स्क्वाड चलाया जा रहा था उसके तहत तमाम भूमाफियाओं पर कार्रवाई की गई थी। तो यह अब अरबों की ज़मीन का मामला है, जो 2 सहकारी समितियों को ज़मीन आवंटित की गई है। इसमें जो ज़मीन है उसके स्वामित्व को भी देखा जाएगा कि उसका स्वामित्व कौन है, और उसके साथ ही साथ जो अगर एलडीए के अंदर ज़मीन आती है तो ज़मीन किस आधार पर आवंटित की गई है, इसकी पूरी जानकारी जो है एलडीए के अधिकारी को देना होगा, जिन अधिकारी के द्वारा इस ज़मीन को आवंटित किया गया है। तो लगातार अब एलडीए इस मामले को पूरी तरीके से संज्ञान में लेते हुए और इस पर कार्रवाई करने के मूड में दिखाई दे रहा है। और बलकार सिंह है जो इसका जो आयुष जो है आवास आयुक्त हैं, वो इसकी जांच भी कर रहे हैं। जांच के बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है एलडीए को सौंपेंगे और फिर उसके बाद एलडीए इस पर कोई कार्रवाई करेगा। फिलहाल अभी इसमें किसी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा एलडीए के द्वारा किया जाएगा, ऐसा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में जो पत्र भेजा है उसमें कोट किया गया है। तो सचिव जो विवेक कुमार श्रीवास्तव है उनके तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि इसमें जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, क्या सीएम कार्यालय के द्वारा एलडीए को कोई डेडलाइन भी दी गई है कार्रवाई पूरी करने के लिए? देखिए, सीएम कार्यालय के द्वारा एलडीए को कोई डेडलाइन नहीं दी गई है, लेकिन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निजी सचिव हैं उन्होंने पत्र लिखा था एलडीए को। तो जो एलडीए के विशेष जो निजी सचिव हैं विवेक कुमार श्रीवास्तव, इनके माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण करके और मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने साफ बताया है कि जिस तरीके का ये मामला है जो एक निजी अखबार में छपने के बाद पूरा एलडीए का महकमा हो चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो पूरी तरीके से हरकत में आ गया है, क्योंकि प्रियंका ये अरबों का मामला है, लगभग कई सौ करोड़ रुपए की ज़मीन है जिसको एलडीए के द्वारा आवंटित किया गया है। तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए पूर्व में भी नजर आई है, और इसमें जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे वो भी जो संलिप्त होंगे इस कार्य में उनके भी ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा एलडीए के सचिव जो विवेक कुमार श्रीवास्तव हैं उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखकर अवगत कराया है। जी कृष्णा, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।